पेमेंट। जब इसका हम लोग बनाएंगे, फॉर्मेट देखेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा आय व्यय खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें ना गैर व्यापारिक संस्था का आय और व्यय को दिखाते हैं, लाभ और हानि को दिखाते हैं। लाभ हानि से अच्छा होगा आय और व्यय करना। हाँ, दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया हम लोग का खर्च हो रहा है, वो दिखलाते हैं। लेकिन इसमें नगद नहीं, साल भर का आय और साल भर का व्यय। लेकिन रिसीव पेमेंट में क्या होता है, सिर्फ पैसा आता है, पैसा जाता है। लेकिन आय व्यय खाता में हम लोग का आय भी हो सकता है, व्यय भी हो सकता है, बाकी भी हो सकता है। और इसमें सिर्फ उसी को दिखाते हैं जो साल भर का हो, इसमें संपत्ति और दायित्व नहीं दिखाते हैं। इसको भी हम लोग जब इसका पढ़ेंगे उस समय इसका देखेंगे। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, और इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करने का मतलब है आर्थिक चिट्ठा। इसमें जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग गैर व्यापारिक संस्था का जो भी साल के अंत में संपत्ति हो, दायित्व हो, मतलब असेट्स हो, लायबिलिटी हो, जो भी उसका सरप्लस हो, रिजर्व हो, उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। और जब एक एक करके पढ़ेंगे तो ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में, मतलब गैर व्यापारिक संस्था में क्या क्या चीज का गणना किया जाता है, क्या क्या इंपोर्टेंट गणना है, कैलकुलेशन क्या है। तो इसमें 3 कैलकुलेशन इंपोर्टेंट है। पहला चंदे की गणना, जिसको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि साल भर में, एक साल में, करंट ईयर में कितना हम लोग का चंदा आया, कितना रुपया साल भर का चंदा होना चाहिए। जिसमें हम लोग जब इसका बनाएंगे तो देखेंगे पिछले साल का बाकी, इस साल का बाकी, पिछले साल का एडवांस, इस साल का एडवांस, उसको किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, उसका एक फॉर्मेट होगा जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसी तरह हम लोग कोस्ट की गणना करेंगे, जिसको कैलकुलेशन ऑफ फंड बोलते हैं। गैर व्यापारिक संस्था में फंड 2 प्रकार का होता है, एक जनरल फंड और एक स्पेशल फंड, जिसको बोलते हैं समान कोष और विशेष कोष। समान कोष करने का मतलब है कोई भी काम के लिए रखे हैं, जिसका उपयोग हम लोग किसी भी काम में कर सकते हैं। मतलब कोई पार्टिकुलर नहीं है, कोई विशेष नहीं है। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया फंड है, हम उसको चाहे तो कुछ संपत्ति खरीद लिए, उसका यूज चाहे कुछ खर्च कर लिए या कुछ भी कर लिए। मतलब उसमें कोई स्पेशल नहीं है कि जिस काम के लिए रखे उसके लिए नहीं, बल्कि इसका उपयोग हम लोग किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, जिसको हम लोग समान कोष बोलते हैं। और विशेष कोष करने का मतलब होता है जिस काम के लिए हम लोग रखे हैं उसका यूज वही होना चाहिए। अगर पिकनिक के लिए रखे तो पिकनिक में ही खर्चा होगा, अगर हम लोग खेल के लिए रखे तो खेल में ही खर्च होगा, अगर मैच के लिए रखे तो मैच में ही खर्च होगा। मतलब जिस काम के लिए रखे हैं उसी में खर्च करेंगे तो उसको स्पेशल फंड बोलते हैं, विशेष कोष। तो जब हम लोग इसको भी देखेंगे ना, कोष की गणना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का थर्ड, उपयोग की गई सामग्री की गणना। ये सामग्री बतलाता है, इसको हम लोग गुड्स बोल सकते हैं, कि गैर व्यापारिक संस्था में कुछ ऐसी वस्तुएं या कुछ माल होती है जिसका उपयोग करने से वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। खरीदेंगे, बढ़ जाएगा, फिर यूज करेंगे, समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले डॉक्टर के लिए मेडिसिन हुआ, दवा। अगर वकील के लिए बात करें तो उसके लिए स्टाम्प पेपर हुआ। अगर हम बात करें कॉलेज स्कूल के लिए तो उसके लिए स्टेशनरी हुआ। जैसे मेरे लिए पेन हुआ, कि अगर हम पढ़ा रहे तो मेरे लिए पेन और इंक खर्च होता है। तो अगर मान लीजिए इसको खरीदे, अब साल भर में देखना है कि हम कितना यूज किए, इसमें कितना खरीदे वो इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि कितना रुपए का साल भर में यूज किए, उसी को बोलते हैं हम लोग उपयोग की गई सामग्री की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन करेंट ईयर। मतलब साल भर में हम लोग कितना इसका पेन या स्टेशनरी, मेडिसिन या स्टाम्प पेपर खर्च किए, तो इसमें भी गणना करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें भी गणना 3 है। तो ये सब जितना आज बता रहे हैं, ये सबके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तो हम ये हिंदी में लिखे, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन का हल करेंगे तो बातचीत में तो हिंदी, लेकिन जब उसको हम लोग बनाते हैं तो पूरा रूप से इंग्लिश में बनाएंगे। उसका क्या फॉर्मेट होता है, रिसीव पेमेंट अकाउंट का क्या नियम है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रिसीव पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है, उससे क्या निकाला जाएगा,
उसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मेट है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिखाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर का बनाने का तरीका क्या है, उससे क्या निकालेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, उसी तरह गणना करने का किस तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये सब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इस चैप्टर के बारे में एक चर्चा कर दिए ताकि हम लोग का एक मन में सेट हो जाए, हम लोग का दिमाग में आ जाए कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है, गैर व्यापारिक संस्था में हम लोग क्या क्या काम करेंगे, गैर व्यापारिक संस्था में क्या क्या बनाएंगे। तो एक बार और 5 मिनट का संक्षिप्तीकरण कर देते हैं कि हम लोग आईकॉम और बीकॉम में ये पहला अध्याय होता है जिसको बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। ये आपको इंटर का सेकेंड ईयर, आईकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम का सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। आईकॉम सेकेंड ईयर में 10 नंबर के लिए आता है और बीकॉम में आपका 15 या 20 नंबर के लिए आता है सेमेस्टर 1 में। तो दोनों क्लास के लिए और सेम है, दोनों में कोई अलग नहीं है, दोनों क्लास के लिए दोनों सेमेस्टर 1 के लिए भी और आईकॉम सेकेंड ईयर दोनों के लिए फायदेमंद है। गैर व्यापारिक संस्था तो इंग्लिश में हम लोग अकाउंटिंग फॉर नन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसको हम लोग अलाभकारी संस्था भी बोलते हैं। अलाभकारी जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण या सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बोले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सरना, खेल संस्थाएं, मनोरंजन संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, पेशेवर व्यक्ति, पेशेवर संघ, जिसका काम खरीदना बेचना नहीं है बल्कि जिसका काम है अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने और उसके बदले में आय प्राप्त करना। जैसे हम अपना बात करें, मान लिया जाए ये गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब से बोले तो हम आप लोग को ज्ञान दे रहे, ज्ञान अर्जित करके दे रहे। अगर हम अपना पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में तो उसके बदले हमको फी मिल रहा है, वो मेरा इनकम हुआ, इसी को गैर व्यापारिक संस्था बोलते हैं। अगर कोई दुकान है और दुकान में मान लिया जाए वो कपड़ा बेच रहा है तो उसको व्यापारिक बोलेंगे, उसको गैर व्यापारिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कपड़ा बेच के कमा रहे हैं और हम यहाँ ज्ञान दे के कमा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई वस्तु नहीं बेच रहे बल्कि सिर्फ हम सेवा दे रहे हैं और उसके बदले में कमा रहे हैं, तो इसको गैर व्यापारिक संस्था बोलता है। उसी तरह इसका आय का स्रोत है भी बताए, चंदा प्राप्त करना, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फी, हम लोग का इंटरेस्ट, रेंट रिसीव करना, जो मिलेगा वो मेरा आय है। खर्चा में अगर हम बात करें तो सैलरी, वेजेज, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, हम लोग और बात करें तो एडवर्टाइजमेंट, तो जितना भी गया वो खर्च में आया। इसमें क्या क्या बनाया जाता है, इसमें 3 खाता इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिसीव पेमेंट अकाउंट जिसको प्राप्ति भुगतान खाता बोलते हैं, ये हम लोग का ये वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राप्ति और भुगतान खाता कौन सा खाता है, रिसीव पेमेंट। तो रिसीव मतलब आ रहा है, पेमेंट मतलब जा रहा है, तो कौन अकाउंट का नियम है, रियल, ये मेरा वास्तविक खाता है, ये खाता हम लोग बनाएंगे रिसीव पेमेंट। दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर जिसको आय व्यय बोलते हैं, तो इसमें सिर्फ हम लोग आय व्यय दिखाएंगे। इसमें रिसीव पेमेंट में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ आय और व्यय, हम लोग का जितना भी एक्सपेंसेस और जितना भी इनकम हो, ये हम लोग का खाता होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि आय व्यय खाता कौन सा खाता है, तो ये हम लोग का पहले बात किए पहला कि प्राप्ति भुगतान रिसीव पेमेंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसको हम लोग इसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। किसका बात कर रहे हो, रिसीव्ड एंड पेमेंट। उसी तरह अगर हमसे पूछे आय व्यय खाता कौन है, तो आय व्यय क्या, जो दिखाई ना दे, जो एक्सपेंसेस है, इनकम है, तो ये हम लोग का हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। और जिसको हिंदी में अगर बोले तो अवास्तविक खाता, या इसको नाम मात्र खाता भी बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि रिसीव पेमेंट कौन सा खाता है, तो आपको बोलना है रियल अकाउंट है। हम लोग को पूछे आय व्यय खाता कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट है। और इसमें 3 गणना भी होता है,
एक चंदे की गणना, कोष की गणना, उपयोग की गई सामग्री का। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे यहाँ से रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, सबके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। कम से कम इसमें से हम 10 क्लास कम से कम इसमें से लेंगे, और अगर 10 क्लास हम लोग अगर सही ढंग से हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो में बने रहिएगा तो इतना है कि आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। तो ये था हम लोग का आज का क्लास का टॉपिक, गैर व्यापारिक संस्था। नेक्स्ट क्लास में इसका और वीडियो बनाएंगे इससे संबंधित 1 बाय 1। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास, अगर आपको इससे कुछ फायदा जैसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको अप टू डेट वीडियो मिलते रहेगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में आपको जब भी वीडियो मिले उसको ध्यान से देखिए और समझिए। अगर किसी को आसपास हो, अगर ऑफलाइन क्लास करना हो तो मेरा नाम है, चैनल का भी नाम है यूनिक कॉमर्स क्लासेस, मेरा इंस्टीट्यूट का भी नाम है, और ये एक स्थान है सोसई आश्रम मांडर प्लीज मांडर है उस जगह, और मोबाइल नंबर है मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कुछ संपर्क करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हम उसके बारे में जवाब देंगे, या कोई भी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो आज का इतना ही हम क्लास लेते हैं, और इसी में आज क्लास समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू।